Class 8 Social Science 3 Crafts and Industries. What is mean by the craft? क्या है craft? Help. Industry mean व्यवसाय. Do you know the major reason for the outstanding growth of crafts and industry? Craft and industry वो outstandingly grow होने का मतलब बहुत बढ़िया से वो ग्रो होने का मेजर रीजंस क्या क्या है? इट वॉज द पैट्रनेज एंड सपोर्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट रूलर. मेन रीजन यही है, अलग अलग रूल है, अलग अलग राजा उन लोग अपना अपना रूलिंग पीरियड में एक क्राफ्टमैन को ना, क्राफ्टमैन मतलब शिल्पी, उन लोगों को पैट्रनेज करते थे. पैट्रनेज करने का मतलब जो अपना किंगडम में जो इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है जो बहुत बढ़िया आर्ट वर्क कर सकता है, उन लोगों को अपना राजमहल में बुला करके, अपना पैलेस में बुला करके वहाँ पर रहने का व्यवस्था सब देख करके उन्हीं लोग से बहुत बढ़िया बढ़िया आर्ट बनाने वाला वो काम करते थे उस समय का राजा. तो इसी तरह से ये आर्टिस्ट को या द क्राफ्टमैन को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलते थे उस समय का रूलर्स से. ये रूलर्स इन लोगों के द्वारा जो बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट बनाता है, ये चीज़ को ये राजा लोग बहुत ज़्यादा पैसा से उसको क्या करेगा, खरीद लेगा. तो इसी प्रकार एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता था रूलर्स से. ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन. ड्यूरिंग मुगल टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर्स वेयर अंडर रॉयल सुपरविजन. स्पेशली ड्यूरिंग द मुगल टाइम, मुगल राजाओं का समय में ढेर सारा इस तरह का ये जो क्राफ्ट वर्क करने वाला जगह, ये जो क्राफ्ट एंड आर्ट्स प्रोडक्शन सेंटर, ये प्रोडक्शन सेंटर को राजा का या राज दरबार का डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर होते थे. लोग इस तरह का ये क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रकार में उसको हेल्प एंड सपोर्ट करते थे. यू मस्ट बी नोविंग द स्वदेशी इंडस्ट्री ना, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी इंडस्ट्री के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे. इट इज़ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, है ना. वो हमारा देश का, हमारा कंट्री का द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो स्वदेशी इंडस्ट्री. इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू लर्न दैट इट्स प्रेजेंट स्टेटस हार्डली टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस द इंडस्ट्री हैज फेस्ड ओवर पास्ट 2 centuries. लेकिन ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य का एक बात है, आज का ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टेटस, आज ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने से इट हार्डली टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस में देखने से ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये पिछले 200 साल तक, है ना, 2 centuries, पिछले 200 साल तक मतलब ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह ब्रिटिश के समय में उन लोगों को जो डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस ऐसे क्या क्या उन लोगों को ये कॉटन इंडस्ट्री के साथ आया था, ये कॉटन इंडस्ट्री को क्या क्या तरह का डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस को सामना करना पड़ा है, इसके बारे में उतना ज्यादा हम लोग को कुछ भी नहीं पता चल रहा है. व्हाई वाज द इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज फोर्स्ड टू फेस सच चैलेंजेस. इस तरह से इंडियन कॉटन इंडस्ट्री ये इतना बड़ा चैलेंजेस को कैसे ये इंडस्ट्री के साथ आया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज कैसे इंडस्ट्री के साथ आया है, ऐसा क्यों हुआ है. हाउ डिड इट रिड्यूस द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को वो कैसे रिड्यूस किया है ये कॉटन इंडस्ट्रीज. इस तरह का सारा बातें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है. Learning advantages. Learn more in this chapter. The craft industries before the British rule. British rule के पहले the craft industries वो कैसा था. ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया में ये क्राफ्ट ये कैसा था, शिल्पकला. देन द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन क्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडियन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बाहर में कितना, बाहर का लोगों के बीच में कितना लोकप्रिय हुआ है. डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. इंडियन इंडस्ट्री का डिक्लाइन मतलब डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ या उसका वैल्यू
वो कम कैसे हुआ। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, मॉडर्न इंडस्ट्री का बढ़ावा वो कैसे हुआ है। इंडस्ट्रीज जूट, कोल माइनिंग, शुगर, आयरन एंड स्टील एंड प्लांटेशन। जूट इंडस्ट्री, जूट का इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, कोल माइनिंग मीन्स कोयला को निकाल लेने वाला वो प्रोसेस, कोल माइनिंग। देन द शुगर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड द प्लांटेशन इंडस्ट्री, ये सब के बारे में ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देन एक केस स्टडी अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में एक केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल वाज ए फ्लोरिशिंग रूरल इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया एक फ्लोरिशिंग रूरल इकोनॉमी था। उसका मतलब इंडिया का विलेजेस में, देहात में, वहाँ का इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, क्योंकि इस तरह का ये जो क्राफ्ट एंड आर्ट से, क्राफ्ट वर्क से, ये शिल्पकला से या उस तरह का जो भी काम है एक विलेज का पीपल अपना घर में बैठ के कर सकता है, उस तरह का वो क्राफ्ट वर्क से इंडियन पीपल का इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, वो बहुत बढ़िया हो रहा था, उसका जड़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा। देन इट वाज एक सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। इंडिया उस समय ब्रिटिश का आने के पहले इंडिया ये क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का एक मेन सेंटर था। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को ऐसा कहते थे इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का, ये वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल वर्कशॉप वो इंडिया है। द सिटीज हैड workshops or कारखानास where several artisans could work on a piece together, है ना। उसके अलावा रूरल जगह के अलावा, विलेज के अलावा, द सिटीज़ में भी, द सिटीज़ हैड वर्कशॉप्स एंड कारखाना, बड़ा बड़ा वर्कशॉप और कारखाना मीन्स क्या है, फैक्ट्रीज, ये सब था। वेयर सेवरल आर्टिसंस कुड वर्क ऑन ए पीस टुगेदर। ऐसा जगह में एक सामान को बनाने के लिए या एक चीज़ को बनाने के लिए ढेर सारा आर्टिसंस को एक साथ ही एक चीज़ का काम कर सकते थे। उतना बड़ा वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज वगैरह सिटीज़ में था। देन द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन क्राफ्ट बाकी दुनिया में, ये वर्ल्ड में वो कितना पॉपुलर हुआ है, उसका लोकप्रियता वो कितना था, उसके बारे में। इन द विलेजेस द आर्टिसंस वर्कड फ्रॉम होम। विलेज एरिया में, देहात एरिया में ये आर्टिसंस लोग अपना अपना घर से अपना काम करते थे। अपना ही घर में बैठ करके जो भी सामान उन लोग को बनाने का है, जो भी चीज़ का निर्माण उन लोग करता है, वो उन लोग अपना घर में बैठ के ही करते थे। आर्टिसन मतलब आर्टिसन मीन्स कौन है, ये पर्सन हु मेक्स द थिंग्स स्किलफुली स्पेशली विथ हिज और हर हैंड। अपना हाथों से अलग अलग सामान बहुत बढ़िया से बनाने वाला लोग, जो हिंदी में क्या बोलता है, कारीगर या शिल्पी, ऐसा बोलता है। दे वेर हेल्प्ड बाई फैमिली मेम्बर्स। अपना घर में बैठ के उन लोग अपना काम करते थे, इसलिए उनका फैमिली मेम्बर्स भी उनको ये सब काम में हेल्प करते थे। एंड यूज्ड देयर ओन इक्विपमेंट। लोग अपना इक्विपमेंट्स, अपना घर में जो टूल्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वही टूल्स यूज़ करके जो भी चीज़ का निर्माण करता है वो काम करते थे। सच ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ए कॉटेज इंडस्ट्री। इस तरह का जो प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब अपना विलेज में, अपना घर में बैठ करके, अपना घर में जो टूल्स है, जो सामान मिलता है अपना एरिया में, विलेज में, उसका हेल्प से अपना फैमिली मेम्बर्स सब मिल करके अगर कोई चीज़ का निर्माण करता है, इस तरह का जो प्रोडक्शन सिस्टम, ये सिस्टम को बोलता है द कॉटेज इंडस्ट्री। क्या बोलता है, कॉटेज इंडस्ट्री। The techniques of the production of the Indian artisans were far more advanced than those of artisans in the pre-industrial revolution Europe. तो इंडियन आर्टिसंस उस समय ये यूज़ करने वाला वो टेक्निक, ये अलग अलग चीज़ अपना घर में बैठ करके प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करने वाला वो टेक्निक्स, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक थे एज कम्पेयर्ड विथ द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप, है ना। मतलब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पहले यूरोप में जो आर्टिसंस थे, उन लोगों से कंपेयर करने के समय
इंडिया का आर्टिसंस का वो एबिलिटी, वो स्किल, वो बहुत एडवांस्ड थे। बाकी यूरोपियन कंट्री से भी बहुत बढ़िया सा इंडियन आर्टिसंस का स्किल। द रूलर्स एंड wealthy traders, they formed a ready market for the goods made by Indian artisans. The rulers and wealthy traders, मतलब उस समय का राजा लोग और the wealthy traders, बहुत ज़्यादा धनी व्यापारी लोग सब इस तरह से जो होममेड गुड जो आर्टिसंस अपना कॉटेज इंडस्ट्री द्वारा जो बनाता है उसके लिए एक रेडी मार्केट भी मिलते थे। वो सामान को बेचने का एक रेडी मार्केट मिलता था, क्योंकि उन लोग जो बनाता है ये सब बहुत ज़्यादा धनी के लोग, ये रूलर्स एंड वेल्थी ट्रेडर्स, लोग सब जल्दी इन लोग से ले लेते थे। प्रोड्यूस्ड एक्सक्यूसिट पीसेस ऑफ ज्वेलरी, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम ना, उन लोग के लिए इस तरह का सामान वो ज़्यादा पसंद था। एक्सक्यूसाइट पीसेस ऑफ ज्वेलरी, एक्सक्यूसाइट मतलब क्या है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग, मतलब बहुत सुंदर चीज़, बहुत सुंदर पीसेस ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी माने गहना आभूषण। और द कॉटन एंड टेक्सटाइल फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक्स, द कॉटन का कपड़ा, द सिल्क फैब्रिक्स, सिल्क वाला फैब्रिक्स, सिल्क का कपड़ा। एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो भी वो स्मॉल स्मॉल चीज़ हाथ से बनाता है, इस तरह का हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ये सब के लिए ज़्यादा डिमांड था। द आर्टिसंस हैड गिल्ड्स और एसोसिएशंस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, इस तरह का आर्टिसंस को दे हैड गिल्ड, गिल्ड मीन्स एसोसिएशन ऑफ द क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट, क्राफ्टमैन मर्चेंट इन सब का एसोसिएशन को बोलता है गिल्ड। सो द आर्टिसंस को इस तरह का एसोसिएशन थे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट को बचाने के लिए। द मर्चेंट्स एडवांस्ड मनी टू दम टू प्रोड्यूस थिंग्स टू बी टेकन टू अदर मार्केट। तो ये मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, व्यापारी लोग ये आर्टिसंस को पैसा एडवांस में देते थे, ताकि इतना चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए या इतना चीज़ को बना करके हम लोग को मिलना चाहिए, इसके लिए पैसा एडवांस में देते थे। वो जो चीज़ का प्रोडक्शन करके देता है वो प्रोड्यूस उन लोग अपना बगल वाला मार्केट में ले जा करके बेचते थे। देन देयर वर फ्लोरिशिंग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स एट मुर्शिदाबाद, बनारस, कृष्णानगर, ढाका, अहमदाबाद एंड मथुरा। इस तरह का दैट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स, फ्लोरिशिंग मीन्स डेवलप होने वाला, इस तरह का डेवलप होने वाला द कॉटन टेक्सटाइल सेंटर ये इंडिया में उस समय का कौन कौन जगह में था, मुर्शिदाबाद में, बनारस में, कृष्णानगर, ढाका, अहमदाबाद एंड मथुरा में थे। आर्टिकल्स मेड बाय इंडियन आर्टिसंस हैड ए मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडियन आर्टिसन से बनाया हुआ ये आर्टिकल्स, ये सामान, उसके लिए पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता था। पूरा वर्ल्ड के लिए इंडियन आर्टिसंस का बनाया हुआ वो सामान का बहुत बड़ा डिमांड। द मेन एक्सपोर्ट्स इन द 17th century वेयर द कालिको, मुस्लिन, यार्न, रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट, ज्वेलरी, लेदर, शुगर, राइस, इंडिगो, पेपर एंड अदर स्पाइसेस। द मेन एक्सपोर्ट इन द 17th century, 17th century में इंडिया से बाहर दूसरा देश में इस तरह का सामान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, ले जाते थे। वो क्या क्या सामान है, कालिको, कालिको मीन्स ए टाइप ऑफ कॉटन, मुस्लिन वो भी एक तरह का कॉटन है ना, यार्न, कॉटन को यार्न करके वो यार्न को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। रॉ कॉटन भी एक्सपोर्ट करते थे। रॉ कॉटन मीन्स जो कॉटन प्लांट में से निकालने के बाद उसको बोलता है रॉ कॉटन, वो भी एक्सपोर्ट करते थे। रॉ सिल्क भी एक्सपोर्ट करते थे, मतलब जो सिल्क बिना प्रोसेसिंग करते हुए उसको भी एक्सपोर्ट करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट ना, गोल्ड और सिल्वर का आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट्स मीन्स द ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ए मैन, मतलब मानवीय कलाकृति, मतलब जो भी चीज़ आदमी द्वारा बनाया जाता है उसको बोलता है आर्टिफैक्ट। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी, ज्वेलरी मीन्स गहना आभूषण है ना, लेदर, लेदर मीन्स द स्किन ऑफ एनिमल के अलावा शुगर, शुगर मीन्स क्या है, चीनी, राइस, इंडिगो, इंडिगो क्या था इसके पहले भी हम लोग एक चैप्टर में पढ़े थे इंडिगो के बारे में। एक ब्लू कलर का डाई है, ब्लू डाई, इंडिगो। एंड पेपर, पेपर मतलब गोल्ड घी एंड अदर स्पाइसेस, दूसरा मसाला। इस तरह का चीज़ इंडिया में से बाहर का देशों के लिए एक्सपोर्ट करते थे। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फार एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया। दूसरा देश से इंडिया में जो चीज़ का इम्पोर्ट होता है
उससे भी कई गुना ज़्यादा वैल्यू मिलता था इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने वाला चीज़ के लिए। मतलब एक्सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होता था, इम्पोर्टिंग उतना ज़्यादा नहीं होता था। एक्सपोर्ट्स वर मेनली पेड फॉर इन सिल्वर और गोल्ड। इस तरह से एक्सपोर्ट करने वाला जो आर्टिकल्स है उसके बदले में हम लोग को क्या क्या मिलते थे, सिल्वर एंड गोल्ड मिलते थे। देन द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री का डिक्लाइन कैसे हुआ? इतना बढ़िया इंडियन क्राफ्टमैन, इंडियन आर्टिसंस इतना बढ़िया होम मेड गुड्स बनाते थे। इस तरह का ये जो कॉटेज इंडस्ट्री ये बहुत बढ़िया था। उसके बाद ये कैसे डिक्लाइन हुआ? डिक्लाइन होने का मतलब डिस्ट्रॉय होना या फिर वीक होना ना, टू बिकम वीक। ये कैसे हुआ है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिजल्टेड इन द स्लो बट स्टेडी decline of local industries and Indian artisans lost a large hunk of their market. The establishment of the British rule in India. इंडिया में ब्रिटिश रूल का स्थापना हुआ है। It resulted in the slow but steady decline of the local industries. इसके चलते इंडिया का लोकल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ना, स्टेडी बट स्लो, स्लो बट स्टेडी, धीरे धीरे वो एक ही लेवल में वो क्या होते गया, डिक्लाइन होते गया, मतलब ज़्यादा वीक होते गया। एंड इंडियन आर्टिसंस लॉस्ट ए लार्ज हंक ऑफ देयर मार्केट। उसी प्रकार इंडियन आर्टिसंस को ये उन लोगों का मार्केट का एक बड़ा पार्ट लॉस हो गया। लार्ज हंक मीन्स ए बिग पार्ट, ए बिग पार्ट उन लोगों को लॉस हो गया। बाय द लेट 18th सेंचुरी द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैड डिक्लाइंड। फिर धीरे धीरे 18th सेंचुरी का लास्ट होते होते द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैड डिक्लाइंड कंसिडरेबली। इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। बिकॉज ऑफ ए रिडक्शन इन डिमांड। का कारण क्या है? इंडियन क्राफ्टमैन का प्रोडक्शन को, इंडियन इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का डिमांड बहुत कम हो गया। द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइंस वेयर। इसी तरह इंडियन इंडस्ट्री का डिक्लाइनिंग हुआ है। का मेन रीजन्स क्या क्या है वो देखिए। 1. इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है यूरोप में ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, ये सब जगह में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगा पाया है इंडियन इंडस्ट्री में। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मशीन मेड गुड्स एंड द टेक्सटाइल्स दैट वेर मच चीपर दैन इंडियन। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मशीन मेड गुड। ब्रिटेन में मशीन मेड गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। एंड द टेक्सटाइल्स, मशीन मेड गुड्स एंड मशीन मेड टेक्सटाइल्स, ये सब का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। दैट वेयर मच चीपर दैन इंडियन गुड्स। ये मशीन मेड गुड्स वो इंडियन गुड्स से भी बहुत चीपर था। ऑल्सो ऑफन बेटर इन क्वालिटी, के अलावा गुड क्वालिटी भी थे मशीन मेड गुड्स में। इंडियन हैंडीक्राफ्ट स्लोली डाइड बिकॉज दे कुड नॉट कॉम्पीट अगेंस्ट द चीपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड गुड, ये प्रोडक्शन वो धीरे धीरे एंड हो गया। बिकॉज दे कुड नॉट कॉम्पीट अगेंस्ट द चीपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन से आने वाला ये सस्ता माल के सामने इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को कॉम्पीट नहीं कर पाया। दैट वेयर फ्लडिंग द इंडियन मार्केट। जो ब्रिटेन का मशीन मेड गुड्स इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लगा ब्रिटेन, उसके सामने ये हैंडीक्राफ्ट्स कुछ भी नहीं। लैक ऑफ रॉयल पैटर्नेज दूसरा रीजन है। मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन वेर डिजाइन्ड फॉर द लोकल aristocracy. Aristocracy means the people of the highest social class. Many of the products made by the Indian craftsmen. Indian craftsmen के द्वारा बनाने वाला बहुत सारा प्रोडक्ट they were designed for the local aristocracy. वो सभी local high class people के लिए था. When the British started taking over the country, the princes, landlords and nobles could no longer patronize the artisan. जब ब्रिटिश इंडिया में आकर के ब्रिटिश इंडिया ये कंट्री को अपना हाथ में लेने लगा, तब इंडिया में जो प्रिंसेस, लैंडलॉर्ड्स, नोबल्स ये सब थे, दे कुड नो लॉन्गर पैटर्नाइज द आर्टिसंस। उन लोग अभी ये आर्टिसंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आज मोस्ट ऑफ दम नाउ डिपेंडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऑन द ब्रिटिश। क्योंकि ये सब धीरे धीरे ये ब्रिटिश के डिपेंडेंट बन गया, ये इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देन reduction of external market. Indian artisans also lost most of their external market. External market भी Indian artisans को
लॉस हो गया। देयर हैड बीन ए ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन यूरोप, है ना। इसके पहले यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थे। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स दे फेल्ट थ्रेटन्ड बाय दिस। ये सब देख करके ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ब्रिटिश का जो इंडस्ट्री ओनर्स, उन लोगों को ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट को विदेश में इतना ज़्यादा डिमांड है, ये देख करके डर लगने लगा। बाय 1720 strict laws were passed by the British government banning the import of Indian textiles into Britain. ना in the year 1720 में strict laws were passed by the British government. British government ज़्यादा strict law बनाया which banning the import of Indian textile into Britain, ताकि Indian textile, इंडिया से टेक्सटाइल्स ब्रिटेन में इंपोर्ट करने से बान करते हुए ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉस बनाया है ब्रिटेन गवर्नमेंट। पॉपुलर फैब्रिक्स लाइक ढाका मुस्लिन एंड लखनऊ चिन्स, ए वैरायटी ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। उस समय ये सब कुछ पॉपुलर फैब्रिक्स थे, ढाका मुस्लिन एंड लखनऊ चिन्स। ये लखनऊ चिन्स क्या है? ये वैरायटी ऑफ प्रिंटेड मटेरियल है, मतलब प्रिंट वाला कपड़ा है। These were eased out by the British textile industry. ये सब क्या हो गया है? बहुत आसानी से ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने ये सब ईस्ट आउट हो गया, मतलब ये सब बाहर हो गया। The tactics used by the ब्रिटिश लोग का टैक्टिक्स मतलब लोग का जो आइडिया, मेथड्स। The company agents forced Indian farmers to cultivate cotton and sell it to them at cheap rates. इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन होने के लिए ब्रिटिश लोग क्या क्या टेक्निक्स अपनाया। द कंपनी एजेंट्स दे फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट्स लोग इंडियन फार्मर्स को कॉटन का खेती करने के लिए मजबूर किया एंड सेल इट टू देम एट चीप रेट। उसके बाद वो उन लोग को बहुत चीप रेट में बेचने के लिए बोला कंपनी एजेंट्स को। वीवर्स वेयर मेड टू रजिस्टर विथ द कंपनी। वीवर्स भी जो कपड़ा बनाता है, वीवर्स दे वेर ऑल्सो मेड टू रजिस्टर विथ द कंपनी। उन लोगों को भी कंपनी के साथ रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया। आफ्टर विच दे वेर नॉट अलाउड टू वर्क फॉर अदर्स। एक बार एक कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन लोगों को दूसरा के साथ काम करना भी मना है, और फॉर दमसेल्व्स या फिर अपना के लिए भी, अपना खेत में भी अपने के लिए भी उन लोग को फिर वर्क नहीं कर सकता है। उस तरह का रूल बनाया है। British rulers in Britain, when artisans were displaced by the Industrial Revolution, the government made provisions to absorb them into the new factories which came up. ना British rulers in Britain में when artisans were displaced by the Industrial Revolution, ये आर्टिसंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद ये आर्टिसंस को इतना ज़्यादा काम भी नहीं है। द गवर्नमेंट मेड प्रोविजन टू अब्सॉर्ब दम इनटू द न्यू फैक्ट्रीज। तब ये आर्टिसंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना न्यू फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया है। हाउएवर इन इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड नो सच प्रोविजन। लेकिन इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया था। उस तरह का व्यवस्था किया था ब्रिटेन में जो आर्टिसंस, इंग्लैंड का जो आर्टिसंस द क्राफ्टमैन, उन लोग इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के चलते, नया फैक्ट्रीज वगैरह खोलने के चलते वहाँ का आर्टिसंस को अपना काम लॉस हो गया। उन लोग को ये नया फैक्ट्री जो खुल रहा है वहाँ पर आकर के काम करने के लिए इन्वाइट किया। लेकिन इंडिया का जो आर्टिसंस, इंडियन आर्टिसंस का जो काम सब पूरी तरह से बंद हो गया। उन लोग के लिए कोई उस तरह का कोई इंडस्ट्री में काम करने के लिए या ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया था। दे वेयर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। ब्रिटिश लोग का सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट था इंडिया में से ज़्यादा लाभ उड़ाना है। मिलियंस ऑफ आर्टिसंस वेयर लेफ्ट जॉबलेस लीडिंग टू मिजरी एंड पॉवर्टी। इसके चलते बहुत सारा आर्टिसंस क्राफ्टमैन उन लोग को या उन लोग जॉबलेस हो गया एंड लीडिंग टू मिजरी एंड पॉवर्टी। उन लोग का लाइफ, उन लोग का ज़िंदगी ज़्यादा दयनीय हो गया और उन लोग का लाइफ में क्या भी आ गया, गरीबी भी आ गया। द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इट वेंट थ्रू वेरी ट्रबल्ड टाइम्स एंड मेनी फाइनली डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, है ना।
इट वेंट थ्रू वेरी ट्रबल्ड टाइम। इंडियन आर्टिसंस के लिए, इंडिया का पीपल के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। एंड मैनी फाइनली डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, है ना। लास्ट में ये सारा इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, मतलब एंड हो गया। इंडिया बिकेम ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। लास्ट इंडिया ब्रिटिश इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स मिलने वाला एक सोर्स बन गया, या इंडिया में से रॉ मटेरियल सभी सीधा ब्रिटिश लोग ब्रिटेन में ले जाता है ना। इंडिया में वो रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट्स बनाता है, वो प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय ये रॉ मटेरियल्स को सीधा ब्रिटेन में ले जाता है। एंड ये मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स, इंडिया बिकेम ए मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स। वहाँ से ब्रिटेन से वो रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बन करके फिर वो प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करेंगे। वो इंडिया में आकर के इंडिया सिर्फ वो प्रोडक्ट्स बेचने वाला एक मार्केट बन गया है। तो ऐसा करने से ये सारा फायदा, पूरा प्रॉफिट वो ब्रिटेन को मिलेगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, इंडिया का वेल्थ, इंडिया का धन, ये सब ब्रिटेन में कैसे चला गया। द टोटल मनी दैट वेंट फ्रॉम इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सेस अमाउंटेड टू 361 मिलियन रुपीस इन 1859। 1859 में अलग अलग टैक्स के रूप में 361 मिलियन रुपीस ब्रिटेन में चल गया, विच रोज टू 851 मिलियन रुपीस इन 1890 होते होते ये 851 मिलियन रुपीस हो गया। सच वाज द ड्रेनिंग अवे ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इसी मेथड में इंडिया का सारा वेल्थ, सारा धन धीरे धीरे ब्रिटेन में चला गया। इन 1879 मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मेड अप ओनली 8% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, whereas imports rose up to 65%। 1879 तक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मेड अप ओनली 8% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। इंडिया में से एक्सपोर्ट करने वाला गुड्स, इंडिया में से बाहर के लिए एक्सपोर्ट करने वाला वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो सिर्फ 8% था। लेकिन इंपोर्ट करने वाला ब्रिटेन से या दूसरा कोई यूरोपियन नेशन से इंडिया में इंपोर्ट करने वाला गुड्स का अमाउंट वो 65% तक बढ़ गया है। देन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एस्टैब्लिश हेवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया as they would become competitors to ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में किसी भी प्रकार का हेवी इंडस्ट्रीज का स्थापना नहीं किया है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचा है इस तरह का हेवी इंडस्ट्रीज अगर इंडिया में भी अगर स्टार्ट करेगा तो वो ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन जाएगा। However, the revolt of 1857 and the growing national movement in India put pressure on the British to do something about the dying industries of India। लेकिन जो भी हो 1857 का रिवोल्ट के बाद और उसी का दौरान जो नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। वो सब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इट पुट ए प्रेशर ऑन द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला है कि टू डू समथिंग अबाउट द डाइंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया का ये मरने वाला इंडस्ट्री के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ता है। द रिकरिंग फेमाइन्स इन इंडिया फोर्स्ड द British to set up the Famine Commission in 1880। The recurring famine in India, recurring मतलब repeatedly occurring, मतलब बार बार ये भूखमरी का प्रॉब्लम इंडिया का अलग अलग पार्ट्स में होते रहा। It forced the British to set up the Famine Commission in 1880। ये ब्रिटिश लोग पर यह दबाव डाला है ताकि एक फेमाइन कमीशन को बनाना है, वो दबाव डाला है 1880 में। द कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो ये भूखमरी उसका मेन रीजन क्या है? गरीबी है। तो गरीबी को मिटाने के लिए द कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में ढेर सारा इंडस्ट्री वगैरह ओपन करने के लिए ये कमीशन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। आज दिस वुड रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। ऐसा करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री अगर इंडिया में ओपन करेगा तो ये सारा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने वाला, ये बात भी थोड़ा सा एंड हो जाएगा। एग्रीकल्चर भी रहेगा लेकिन ये सारा लोग एग्रीकल्चर पर सिर्फ डिपेंड करेगा तो
ये एग्रीकल्चर हर साल में उतना सक्सेस होना जरूरी नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रीज खोलेगा तो इंडस्ट्री में भी काम करके ये दोनों चीज़ को मिला करके धीरे धीरे ये पॉवर्टी से आगे बढ़ सकता है। ये सुझाव दिया था वो कमीशन, द फेमेन कमीशन। द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय द कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया हैड प्रायर टू द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश आने के पहले इंडिया में जिस तरह का कॉटेज इंडस्ट्रीज था, वहाँ पर जो मेथड उन लोग उस समय का आर्टिसंस जो मेथड को फॉलो करते थे उसी से एकदम अलग था ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बढ़िया से चलाने के लिए लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल्स भी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वो इंडस्ट्रीज में बहुत लार्ज क्वांटिटी में मासिव प्रोडक्शन होता है, मतलब एक ही बार में बहुत ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ये गुड्स को ये इंडस्ट्री से लेकर के जहाँ पर उसको बेचने का मार्केट है वो मार्केट में भी जल्दी जल्दी ले जाना पड़ता है, तो ज़्यादा रॉ मटेरियल्स एक साथ इंडस्ट्री में आना भी चाहिए। वहाँ पर जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है ये भी ज़्यादा मात्रा में एक ही साथ वहाँ से ले जाना भी चाहिए। उसके लिए बढ़िया रोड एंड रेलवे ये सब चाहिए, तो इसलिए ब्रिटिश लोग सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क उसी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया है। फॉर दिस मॉडर्न एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेयर नीडेड। तो इस तरह से लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये सब के लिए बढ़िया रोड नेटवर्क चाहिए। ये रोड नेटवर्क को डेवलपमेंट करने के लिए मॉडर्न एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेयर नीडेड ना, बहुत अच्छा प्रकार का ट्रांसपोर्ट मेथड चाहिए और बहुत बढ़िया तरीका का कम्युनिकेशन मेथड भी चाहिए। इंडिया लैक्ड बोथ, ये दोनों चीज इंडिया में उस वक्त नहीं था। सो द ब्रिटिश स्टार्टेड डेवलपिंग रोड्स एंड रेलवेज अक्रॉस द कंट्री। इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश लोग इंडिया में रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क ये सब डेवलप करना शुरू किया, विच लिंकिंग द प्लेस्ड विच वेयर सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल विथ द प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द प्लेसेस ऑफ कंजप्शन, है ना। इसका मतलब ये रोड रेलवे नेटवर्क जहाँ पर रॉ मटेरियल्स है वहाँ से लेकर के ये रॉ मटेरियल्स को लेकर के इंडस्ट्री में ले आना है, तो जहाँ पर रॉ मटेरियल का सोर्स है वहाँ से लेकर इंडस्ट्री तक बीच में, है ना, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रोड एंड रेलवे नेटवर्क चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बनता है ये गुड्स को ले जा करके मार्केट में, तो इंडस्ट्री से लेकर मार्केट तक पहले रॉ मटेरियल्स जहाँ पर है वहाँ से लेकर इंडस्ट्री तक, उसके बाद इंडस्ट्री से लेकर मार्केट तक। इस तरह से ये तीनों के बीच में बहुत बढ़िया द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो बहुत बढ़िया होना चाहिए था। स्टीम नेविगेशन अलोंग द रिवर्स वाज डेवलप्ड। उसके अलावा जहाँ जहाँ रिवर है वो रिवर का भी इस्तेमाल किया, वो रिवर से चलने वाला बोट और स्मॉल शिप ये सब यूज किया है, स्पेशली स्टीम इंजन से चलने वाला बोट वगैरह डेवलप किया है। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू स्पीड अप कम्युनिकेशन। फिर लोगों के बीच में जहाँ पर रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स वाला जगह से लेके इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से फिर मार्केट, ये सब के बीच में बढ़िया कम्युनिकेशन होने के लिए, है ना, स्पीडी कम्युनिकेशन होने के लिए द पोस्टल नेटवर्क एंड द टेलीग्राफ ये सब भी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश कैपिटल वाज लार्जली इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड माइन। ब्रिटिश लोग अपना धन ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अलग अलग फैक्ट्रीज में एंड माइंस में। माइंस मीन्स द कोल माइन। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स बिल्ट जूट फैक्ट्रीज इन कलकत्ता एंड कॉटन मिल्स इन द कानपुर। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स मतलब ब्रिटिश का बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक जिसके पास ज़्यादा धन है, उन लोग इन्वेस्टमेंट करना जो चाहता है वो इन्वेस्टर्स दे बिल्ट जूट फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। उन लोग इंडिया में आकर के जूट फैक्ट्रीज बनाया है, वो कहाँ पर बनाया, इन कलकत्ता में, एंड द कॉटन मिल वो बनाया है इन द कानपुर। दिस वाज फॉलोड बाय मेटल वर्क, द कोल माइंस एंड ऑयल वेल। इसके अलावा उन लोग और क्या क्या चीज़ में इन्वेस्ट किया है, मेटल वर्क्स में, द कोल माइंस में, ऑयल वेल में, है ना, ऑयल निकालने वाला जगह, ऑयल मीन्स द डीजल पेट्रोल ना, ये सब। दिस एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। एंसिलरी मीन्स एंसिलरी मीन्स सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मीन्स क्या है,
द इंडस्ट्रीज विच सपोर्ट द मेन इंडस्ट्री। सो जो मेन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला आंसिलरी इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा एंकरेजमेंट दिया है। स्पेशली इस तरह का जो आंसिलरी इंडस्ट्रीज, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, दे वर रन बाय इंडियंस, वो सब इंडियन लोग का था। ड्यूरिंग व्हेन वर्ल्ड वॉर वन इन 1914, ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग पार्ट ऑफ इट्स स्टील रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडिया ना। जैसे वर्ल्ड वॉर वन में 1914 में ब्रिटेन अपना स्टील रिक्वायरमेंट वो इंडिया में से इंपोर्ट किया था अपना देश में। इट रियलाइज्ड द नीड टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू सप्लीमेंट फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स। के बाद ब्रिटेन को ये समझ में आ गया द नीड टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए टू सप्लीमेंट द फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन, ताकि वो ब्रिटेन का फैक्ट्रीज को कुछ हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे भाई मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ताकि मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया में बना सकता है, वो इंडिया में बना करके उसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर सकता है। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का मन में आ गया। मोरोवर इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट टू गेट देयर एसेंशियल सप्लाईज फ्रॉम इंग्लैंड ड्यू टू द वार। इसके अलावा ये भी एक बात है, इस तरह का चीज़, इस तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह इंग्लैंड का फैक्ट्री में बनाना, वो भी युद्ध के समय में वो इंग्लैंड का फैक्ट्री में वो बनाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मुश्किल था। सो द ब्रिटिश वेयर फोर्स्ड टू स्टार्ट फैक्ट्रीज इन इंडिया, इसलिए ब्रिटिश लोगों को इंडिया में फैक्ट्रीज खोलना वो एक क्या बन गया, मजबूर बन गया, मजबूरी हो गया। देन बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंडस्ट्री का शुरुआत। The country's first large-scale industries were set up in the middle of the 19th century, with Bombay being the main center. इंडिया में the first large-scale industries में सबसे पहला इंडस्ट्री they were set up in the middle of the 19th century, 19th century का मिडिल में उसका स्थापना हुआ था। विथ बॉम्बे बीइंग द मेन सेंटर, ताकि मेन सेंटर को बॉम्बे बना करके ढेर सारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बनाया है इंडिया में। द अदर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील, पेपर एंड लेदर रैंक्ड हाई इन द लिस्ट। इस तरह का लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वो लिस्ट में हायर लेवल में कौन कौन इंडस्ट्रीज था। तो कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत बनाया, जूट इंडस्ट्रीज वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना दिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को भी बनाया, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज भी ये सब लिस्ट में ज़्यादा हाई रैंक में था। मतलब इस तरह का इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में। देन कॉटन टेक्सटाइल मिल, देखो कॉटन टेक्सटाइल मिल का पिक्चर देखिए। इंडियन मर्चेंट स्टार्टेड बिल्डिंग द कॉटन मिल्स इन बॉम्बे। इंडियन मर्चेंट्स व्यापारी लोग बॉम्बे में कॉटन मिल्स बनाना शुरू किया एंड द सराउंडिंग एरियाज बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। बॉम्बे और उसका चारों ओर का एरिया में, उसका सराउंडिंग एरिया में ढेर सारा कॉटन मिल्स का शुरुआत किया है इंडिया का मर्चेंट्स इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का बीच में। द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन बॉम्बे इन 1854। 1854 में बॉम्बे में इंडिया का सबसे पहला कॉटन मिल का स्थापना हुआ है बाय हवासजी नानाबाई। ये आदमी ने द फर्स्ट कॉटन मिल का स्टार्टिंग किया है। द नेक्स्ट वन केम अप इन अहमदाबाद। दूसरा मिल वो कहाँ बनाया था? अहमदाबाद में इन 1861। अहमदाबाद soon became the second most important center for textile, followed by Madras। फिर बाद में अहमदाबाद the second most important center for textiles, मतलब इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया है अहमदाबाद। उसके बाद फिर कौन सा सिटी है? मद्रास सिटी है। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी British capitalists opened many more cotton mills in places like कानपुर, शोलापुर एंड नागपुर। फिर बाद में 19th सेंचुरी का लास्ट होते होते
ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ओपनड मेनी मोर कॉटन मिल्स। ब्रिटिश का रिच व्यापारी लोग, द बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोग बहुत ज़्यादा कॉटन मिल्स इंडिया में स्टार्ट किया इन द प्लेसेस लाइक कानपुर, धौलापुर एंड नागपुर, ये सब जगह में स्टार्ट किया। बट दीज मिल्स हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मिल्स। लेकिन ये सब मिल्स को ब्रिटिश का मिल्स से बहुत कड़ा कंपटीशन हुआ है, विच हैड द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश का जो मिल्स है, ब्रिटिश मिल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता था। उन लोग के पास ऐसा कोई भी चीज़ का कमी नहीं था, इसलिए ब्रिटिश मिल्स के साथ बहुत बड़ा कंपटीशन करना पड़ा है इंडियन मिल्स को। देन जूट इंडस्ट्री, द जूट मिल्स वेयर सेंटेड अराउंड कलकत्ता। जूट मिल्स कलकत्ता सिटी से रिलेटेड, उसका अगल बगल का जगह में था, मेनली बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कलकत्ता दैट मीन्स द बंगाल, उड़ीसा, ये सब एरिया में जूट का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा था। जूट मतलब रोड जूट मिलने के लिए बहुत आसान था ये सब जगह में, इसलिए है। द फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल स्टार्टेड इन 1855। इसी प्रकार इंडिया में जूट मिल, द फर्स्ट जूट मिल वो कहाँ स्टार्ट किया है? बंगाल में स्टार्ट किया है 1855 में। द नंबर ऑफ मिल्स ग्रू स्लोवली टू 64 बाई वर्ल्ड वार फर्स्ट। फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वार 1 के समय तक ये नंबर ऑफ जूट मिल्स वो बढ़ गया है अप टू 64। द नेक्स्ट द कोल माइनिंग। इन द 1850s द ब्रिटिश स्टार्टेड बिल्डिंग रेलवे लाइन्स इन इंडिया। 1850 से ब्रिटिश लोग इंडिया में रेलवे लाइन्स बनाना शुरू किया। द स्टीम इंजिन्स दैट पुल्ड द ट्रेन्स वेर पावर्ड बाय कोल। हम लोग को मालूम है स्टार्टिंग में ट्रेन को खींचने वाला वो स्टीम इंजिन, वो कैसे चलते थे, उसका फ्यूल क्या था? कोल था। कोल वाज ऑल्सो नीडेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके अलावा एक कोल ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी ज़्यादा चाहिए था। एज द नीड फॉर कोल ग्रू, इसलिए ये कोल का ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब स्टीम इंजन में चाहिए एंड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में चाहिए। द कोल माइन्स वेर ओपनड इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। इसलिए बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार ये सब जगह में कोल माइंस ओपन किया, विच हैड रिच सीम्स ऑफ कोल। ये सब जगह का माइंस में बहुत ज़्यादा कोल वो मिलता था। द नेक्स्ट द शुगर इंडस्ट्री। शुगर वाज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश आने तक, ब्रिटिश इंडिया में आने के पहले ये शुगर इंडिया में दूसरा देश से इंपोर्ट करते थे। बट द नीड टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर लोकली वाज सून फेल्ट। लेकिन जल्दी में ये शुगर इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन करने का एक ज़रूरत का एक फील हुआ है। द शुगर फैक्ट्रीज वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र। इसी के अनुसार द शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र से कॉन्सेंट्रेट करके बनाने लगा, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द शुगर केन, क्योंकि महाराष्ट्र एरिया में शुगर केन का खेती बहुत ज़्यादा था। शुगर केन ईजिली अवेलेबल था वो एरिया में। इवन नाउ दैट स्टेट इज़ वन ऑफ लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, है ना। वो सिर्फ उसी समय नहीं बल्कि अभी भी ये महाराष्ट्र इंडिया में एक मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। देन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक इंडस्ट्रीज ऑफ ए मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, तो मॉडर्न इकोनॉमी के लिए आयरन एंड स्टील एक इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक इंडस्ट्री है। एक देश का इकोनॉमी वो डेवलप होने के लिए वो देश का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। एनी बिल्डिंग एक्टिविटी वेदर इट इज ऑफ मशीन्स, हाउसेस, रेलवेज, शिप्स और ट्रक नीड स्टील, क्योंकि किसी भी तरह का बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे मशीन्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स एंड रेलवे कोचेस बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए,
ट्रक बनाने के लिए, ये सारा काम के लिए, इस तरह का सारा बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील जरूरी है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड ऑन ए मॉडेस्ट स्केल बट इट सून ग्रू। तो इसलिए स्टार्टिंग में इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ये एक मॉडेस्ट स्केल में शुरू किया था। मॉडेस्ट स्केल मतलब उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं किया था, बट इट सून ग्रू, लेकिन जल्दी से वो बहुत आगे बढ़ने लगा इंडस्ट्री। इन 1907 द हाटा आयरन एंड स्टील कंपनी was founded by the visionary Jamsetji Nusarwanji Tata in Jamshedpur, Bihar. In 1907 द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम का वो कंपनी उसका शुरुआत किया है द विशनरी, विशनरी मतलब एक दार्शनिक जमशेदजी नुसरवानजी टाटा इन जमशेदपुर बिहार में। दिस वाज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इंडिया। एक इंडियन ओनरशिप में एक इंडियन मालिक का द फर्स्ट स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट, पहला स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट इंडिया में वो यही था, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। द नीड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज्ड इन 1939 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। तो 1939 में वर्ल्ड वार टू के समय में ये आयरन एंड स्टील का नीड, उसका ज़रूरत ज़्यादा हो गया एंड द इंडस्ट्री रिसीव्ड ए बूस्ट। इसके चलते ये टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया का है, इंडियन का है, वो इट रिसीव्ड ए बूस्ट। उसका मतलब वो बहुत जल्दी में, बहुत ज़्यादा स्पीड में उसका ग्रोथ होने लगा। ये पिक्चर देखिए, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जयन टाटा का एक पिक्चर है ये। नेक्स्ट, द प्लांटेशन इंडस्ट्री। Indian farmers were forced to cultivate cash crops in the place of food grain, indigo, tea, jute, rubber, etc. where some of the cash crops grown. Indian farmers को ये मजबूरी हो गया ताकि to cultivate the cash crop, इस तरह का कुछ cash crop का खेती करना है in place of the food grains, है ना, मतलब अनाज का खेती करने के जगह में अलग अलग प्रकार का cash crops को खेती करने के लिए मजबूर किया गया था ब्रिटिश, जैसे इंडिगो, टी, जूट, रबर एक्सेट्रा, ये सब का खेती करने के लिए मजबूर किया है। दे वेयर सम ऑफ द कैश क्रॉप्स ग्रोन, ये सब था उसी समय क्या कुछ इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप। ये प्लांटेशन इज ए प्लेस वेयर कैश क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। ये प्लांटेशन मतलब क्या होता है, इस तरह का कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर ग्रो होता है उस तरह का वो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा जमीन एक साथ, उसको बोलता है ये प्लांटेशन ना। तो कैश क्रॉप मतलब क्या होता है, वो हम लोग को डायरेक्टली यूज़ करने का एक प्रोडक्ट देने वाला नहीं है, वो क्रॉप का प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचने के लिए है। बाज़ार में बेच के उसका बदले में हम लोग को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, इसलिए उसको क्या बोलता है, कैश क्रॉप बोलता है। नेक्स्ट, इंडिगो प्लांटेशन। Indigo, an important dye for the textile industry, was cultivated on a large scale by the British colonial rulers. Indigo वो क्या है, वो एक important dye है used for the textile industry, मतलब कपड़ा में रंग देने के लिए यूज़ करने वाला एक रंग देने वाला एक मटेरियल है इंडिगो। It was cultivated on a large scale by the British colonial rulers. वो ये ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश colonial rulers इंडियन फार्मर्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका खेती करवाते थे। इंडियन peasants were forced to work in indigo plantations under inhuman conditions. के अलावा इंडियन peasants को, इंडिया का जो फार्मर्स है, फार्मर्स को इस तरह का इंडिगो प्लांटेशंस में, इंडिगो का खेत में बहुत इनह्यूमन कंडीशन में भी वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में भी हम लोग ये बात के बारे में टॉपिक था। द टी एंड कॉफी प्लांटेशन। The British had monopoly over the majority of the tea plantations of Bengal and Assam. बंगाल और आसाम में जितना भी टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन मतलब चाय पत्ती का एस्टेट, वो खेत, तो इस तरह का टी प्लांटेशन बहुत था बंगाल और आसाम में। उसका ओनरशिप वो किसका था, ब्रिटिश का था, मतलब ब्रिटिश का एक मोनोपोली था वहाँ पर। उसका मतलब क्या है, ये सब जगह में टी प्लांटेशन वो सिर्फ ब्रिटिश का ही हो सकता है, ब्रिटिश के अलावा किसी का टी प्लांटेशन वहाँ हो नहीं सकता है। इंडियंस वेयर मेड टू
वर्क याज लेबरर्स इन दीज प्लांटेशन। इस तरह का प्लांटेशंस में काम करने के लिए इंडियंस को लेबरर्स बनाया गया था। द सेम वाज द केस विथ कॉफी। इसी हालत था द कॉफी प्लांटेशंस में भी, विच वाज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन द साउथ। कॉफी प्लांटेशंस वो सबसे ज़्यादा मात्रा में वो कहाँ था, इन द साउथ इंडिया में था, इन द कूर्ग एरिया में। इंडियन टी एंड कॉफ़ी वेयर वेरी मच इन डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट। इंडिया का टी एंड कॉफ़ी, चाय पत्ती एंड कॉफ़ी पाउडर, ये पूरा वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था उस। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने से वो क्या क्या रिजल्ट आया है इंडिया में, उसके बारे में। आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन हु वेर प्रोड्यूसिंग द फाइन आर्टिकल्स वेर नाउ विदाउट जॉब्स एंड बिकेम लेबर। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने से ये हुआ है, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन बिकेम जॉबलेस एंड लेबर। आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन हु वर प्रोड्यूसिंग द फाइन आर्टिकल्स, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स बनाते थे, ऐसा आर्टिसंस ऐसा क्राफ्टमैन, दे वेर नाउ विदाउट जॉब, उन लोग का भी जॉब लॉस हो गया, बिना जॉब का हो गया, एंड बिकेम लेबरर्स, उन लोग ब्रिटिश का फैक्ट्रीज में काम करने वाला सिर्फ लेबरर्स बन गया। सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन लोकेशंस कन्वीनियंट टू द ब्रिटिश को जहाँ जहाँ अच्छा सुविधा है ऐसा जगह में मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिश। सो सम पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रोग्रेस्ड व्हाइल अदर्स रिमेन्ड अनडेवलप्ड। इसलिए इंडिया का कुछ पार्ट ज़्यादा प्रोग्रेस में आ गया, लेकिन बाकी पार्ट वो ऐसा ही मतलब अनडेवलप्ड होकर ही रह गया। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ दिस फैक्ट्रीज वेर ओरिजिनली ओन्ड बाय द ब्रिटिश एंड ऑल द प्रॉफिट वेंट टू देम, है ना। और उसके अलावा ये भी बात है, जिस जगह में इस तरह का बड़ा बड़ा इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज ओपन किया ब्रिटिश, वो जगह डेवलप हो गया, लेकिन वहाँ वो सब फैक्ट्रीज उसका ओनरशिप वो ब्रिटिश के पास था, वो सब ब्रिटिश का फैक्ट्री था। इसलिए वो फैक्ट्री के चलते जितना भी लाभ मिलता है, वो प्रॉफिट मिलता है, वो सब कुछ वो कहाँ चला गया, ब्रिटिश के पास चला गया। केस स्टडी द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया हैज ए लॉन्ग रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेस्ट क्लॉथ मेकिंग सिंस इंदुस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज फॉर मोर देन 5000 ईयर्स नाउ। अभी से ये 5000 साल पहले भी, मतलब इंदुस वाली सिविलाइजेशन से लेकर के उसी समय से इंडिया को बहुत बढ़िया क्लॉथ बनाने का एक ट्रेडिशन, एक रिकॉर्ड वो इंडिया के पास है। इट एक्सपोर्टेड द क्लॉथ टू प्लेसेस लाइक चाइना एंड द मिडिल ईस्ट। इंडिया का इतना फाइन क्लॉथ ये चाइना में और द मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द फाइन टेक्सटाइल स्पन एंड वोवन बाय हैंड टिल इट वाज थ्रेटन्ड बाय द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ ब्रिटेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। इंडिया टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द फाइन टेक्सटाइल्स, बढ़िया क्वालिटी वाला कपड़ा बनाते रहा, स्पन एंड वोवन बाय हैंड, वो भी हैंड स्पन हैंड वोवन, मतलब बिना कोई मशीन से हाथ से बुना वाला वो कपड़ा, टिल इट वाज थ्रेटन्ड बाय द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ ब्रिटेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय ब्रिटेन में बड़ा बड़ा टेक्सटाइल मिल्स आने तक इंडिया का टेक्सटाइल्स ये पूरा वर्ल्ड में बहुत अच्छा क्वालिटी का टेक्सटाइल्स, अच्छा क्वालिटी का कपड़ा मानते थे, बहुत ज़्यादा डिमांड भी था। मिल गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज इन प्लेसेस लाइक लैंकाशायर इन इंग्लैंड पोस्ड ए थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडियन हैंडलूम। मिल गुड्स हम फैक्ट्रीज इन प्लेस लाइक लैंकाशायर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का लैंकाशायर में जो मिल्स है वहाँ से आने वाला गुड्स, वो मिल से प्रोड्यूस करने वाला गुड्स, इट पोस्ड ए थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडियन हैंडलूम। वो इंडियन हैंडलूम के लिए एक थ्रेट बन गया, मतलब एक प्रॉब्लम बन गया। मोरोवर बाय द एंड ऑफ द 19th century cheap Japanese fabrics in the far eastern markets made it necessary for Indian textile mills to switch over to producing cotton cloth for the local market instead of for export। के अलावा by the end of the 19th century के लास्ट तक द चीप जापानीज फैब्रिक्स इन द फार ईस्टर्न मार्केट्स, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज का मार्केट में से आने वाला द चीप जापानीज फैब्रिक्स, बहुत सस्ता वाला जापानीज कपड़ा, इट मेड इट नेसेसरी फॉर इंडियन टेक्सटाइल मिल्स टू स्विच ओवर टू प्रोड्यूसिंग कॉटन क्लॉथ्स। इसके चलते इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को यह करना पड़ा, उन लोगों को कॉटन क्लॉथ से प्रोड्यूस करने वाला
कॉटन मिल्स में अरेंज करना पड़ा फॉर द लोकल मार्केट इंस्टेड ऑफ फॉर द एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने के बदले में अपना लोकल मार्केट के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के समय इंडिया का कपड़ा ज्यादा महंगा है बोल करके उसका डिमांड लेस हो गया, इसलिए वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए या सिर्फ अपना लोकल मार्केट के लिए सिर्फ बनाने लगा। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस द सिनेरियो चेंज्ड। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये बात, ये प्रैक्टिस, ये ट्रेंड में कुछ चेंज आ गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज वेयर डिजाइन्ड टू द हेल्प बूस्ट द टेक्सटाइल ट्रेड, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसीज बनाया जो टेक्सटाइल ट्रेड को हेल्प करने जैसा पॉलिसीज। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वाज ओरिजिनली कॉन्सेंट्रेटेड इन ए फ्यू स्टेट लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र। उस समय ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो ए फ्यू स्टेट में था, सिर्फ द स्टेट लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र, इस तरह का कुछ ही स्टेट में था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच स्प्रेड टू मोर एरिया ऑफ द कंट्री। फिर धीरे धीरे वो दूसरा स्टेट में भी वो इस तरह का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आने लगा। दैट मीन्स as many as 80 to 90 सिटीज, लगभग 80 से लेकर 90 तक सिटीज में इस तरह का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गया है। लेट अस सी हाउ टेक्सटाइल वेयर मेड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले ये कपड़ा कैसे बनाता था उसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ एंड व्हाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये देखने से हम लोग को ये समझ में आ सकता है ताकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के पहले इंडिया में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का संचालन एक कैसा होता था। द क्लॉथ मेकिंग विथ द ट्रेडिशनल मशीन, ट्रेडिशनल मशीन्स लेकर के क्लॉथ बनाते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद द क्लॉथ मेकिंग विथ न्यू मशीन, न्यू मॉडर्न मशीन्स लेकर के एक क्लॉथ बनाने लगा। यहाँ पर 2-3 फोटो दिया हुआ है, देखिए ये क्या है। द ट्रेडिशनल वे ऑफ कार्डिंग कॉटन इन इंडिया। इंडिया में कॉटन का कार्डिंग प्रोसेस क्या है, ये सब के बारे में तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, जैसे साइंस जैसा सब्जेक्ट में आप लोग इसके बारे में भी पढ़ता है। कार्डिंग मतलब क्या है, डिसएंटांगलिंग मतलब क्या है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो रॉक कॉटन है, रॉक कॉटन के अंदर से उसका सीड को निकालने वाला वो प्रोसेस को बोलता है कार्डिंग। देन महात्मा गांधी पिनिंग द थ्रेड ऑन हरका, है ना, ये पिक्चर भी हम लोग बहुत देखे हैं। उसके बाद लास्ट पिक्चर में एक मॉडर्न इंडस्ट्री है, द कार्डिंग एंड स्पिनिंग कॉटन इन ए फैक्ट्री, एक मिल, ए क्लॉथ मिल इन द 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन वाला एक क्लॉथ मिल का पिक्चर है ये। द टर्म्स इन यू, इम्पोर्टेंट टर्म्स ये चैप्टर का। फर्स्ट वन हालिको, ये होयार्स कॉटन क्लॉथ, होयार्स मीन्स लूज, एक लूज वाला कॉटन क्लॉथ। नेक्स्ट मुस्लिन, प्लेन वोवन कॉटन फैब्रिक, प्लेन वोवन कॉटन का कपड़ा। नेक्स्ट हिंस, ए वैरायटी ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक, एक प्रकार का प्रिंटेड फैब्रिक। नेक्स्ट ड्यूटी, ए टैक्स ऑन थिंग्स विच आर ब्रॉट इनटू ए कंट्री, दूसरा देश से एक देश में जो मटेरियल लाता है उसी पर लगने वाला एक टैक्स, उसको बोलता है ड्यूटी। क्विक रिव्यू, अब तक ये चैप्टर में हम लोग जो पढ़ा है उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ब्रिटिश रूल गॉट पॉलिटिकल कंट्रोल, इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइंड मेनली बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ चीपर मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में राजनैतिक कंट्रोल भी उन लोग का हाथ में आ गया, इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइंड मेनली, तो इंडिया का इंडस्ट्रीज वो डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन होने का मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द चीपर मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। उसका मेन रीजन वो क्या था, इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स इंपोर्ट करने लगा इंडिया में, वो इंडिया का गुड्स के कंपेयर करके दे वेर वेरी चीपर, मतलब वो सामान इंडिया का गुड्स के कंपेयर करने में
बहुत सस्ता था। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन बॉम्बे बाय होवास जी नानाबाई। इंडिया में द फर्स्ट कॉटन मिल शुरू हुआ था बॉम्बे में। वो स्टार्ट किया है, वो किसने स्टार्ट किया है? होवास जी नानाबाई। जूट मिल्स वेयर एस्टाब्लिश्ड इन एंड अराउंड कलकत्ता। बॉम्बे के अलावा जूट मिल्स का स्थापना हुआ है वो इन एंड अराउंड द कलकत्ता। देन द कोल माइंस रिंग्स वेयर स्टार्टेड इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा फॉर इंडस्ट्रीज। कोल माइन मतलब कोयला का खनन होने वाला जगह, कोल माइन। एंड रिंग्स दिस वेयर स्टार्टेड इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा फॉर इंडस्ट्रीज के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा जगह में ये सब कुछ स्टार्ट किया है। जमशेदजी टाटा फाउंडेड द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इन इंडिया इन जमशेदपुर। इंडिया का सबसे पहला आयरन एंड स्टील फैक्ट्री वो इंडिया में जमशेदपुर में उसका स्टार्ट किया है जमशेदजी टाटा ने। इंडियन इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड ड्यू टू द ब्रिटिश अनफेयर इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडियन इंडस्ट्रीज इस तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो टूट गया। उसका मेन रीजन क्या है? ब्रिटिश का अनफेयर इकोनॉमिक पॉलिसी से चलते हैं, ब्रिटिश का अन्याय वाला आर्थिक योजना नीति, इसके चलते इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गया। The British also established the tea plantations in Assam and Bengal and coffee plantation in the Coorg. इसके अलावा ब्रिटिश आसाम और बंगाल में टी प्लांटेशंस स्थापना किया है एंड कॉफी प्लांटेशंस का स्टार्ट किया है कहाँ पर? इन द कुर्ग में। As a result of the establishment of modern industries, the traditional artisans and craftsmen lost their livelihood. इस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज का शुरुआत किया ब्रिटिश इंडिया में। इसके चलते इंडिया का ट्रेडिशनल आर्टिसंस, द क्राफ्टमैन, उन लोग को अपना लाइवलीहुड, अपना जीने का जो उपाधि है वो उन लोग को लॉस्ट हो गया। प्लांटेशन इंडस्ट्रीज एमर्ज्ड इन 19th century फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द हैश लूप, है ना। मतलब प्लांटेशन इंडस्ट्रीज एमर्ज्ड इन 19th century में जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुआ है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप। वो मेनली किस लिए था ये प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, वो क्यों शुरू किया गया था? इट इज मेनली फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप्स, मतलब द कैश क्रॉप का कल्टीवेशन ज़्यादा करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, असेसमेंट एक्सरसाइज। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1. बिफोर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश रूल आने के पहले इसमें से क्या सही है ना? was an economically underdeveloped country and industrially backward land. इंडिया एक इकोनॉमिकली अंडरडेवलप्ड था और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड था। बी had a flourishing economy with many large textile and steel factory. इंडिया का इकोनॉमी वो अच्छा था विथ मेनी लार्ज टेक्सटाइल एंड स्टील फैक्ट्री, बहुत ज्यादा टेक्सटाइल एंड स्टील फैक्ट्रीज थे इंडिया में। गलत है ये दोनों आंसर, ये दोनों ऑप्शन गलत है। सी वाज ए फ्लोरिशिंग सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट के लिए या उसका एक फ्लोरिशिंग सेंटर था। फ्लोरिशिंग मतलब धीरे धीरे डेवलप होने वाला एक सेंटर था इंडिया। ये सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेकंड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन ऑन द इंडियन इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है वो इंडियन इंडस्ट्री में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? ये द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया and thus helped the Indian industries to improve the quality of their goods. British introduced a new method of production in India. इंडिया में न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन ब्रिटिश लाया है, वो गलत है। बी द ब्रिटिश एनकरेज्ड इंडियन इंडस्ट्रीज बाय गिविंग देम लोन्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद ए मार्केट इन ब्रिटेन। ब्रिटिश इंडियन इंडस्ट्री को लोन दे करके इंडियन इंडस्ट्री को क्या किया है? एनकरेज किया है, वो भी गलत है। सी इंडियन इंडस्ट्री स्लोली died as they were unable to compete against the cheaper machine made products from Britain. इंडियन इंडस्ट्री धीरे धीरे मर गया है क्योंकि उन लोगों को ब्रिटेन से बनाने वाला मशीन मेड प्रोडक्ट्स वो बहुत ज़्यादा चीपर थे, इसलिए उसके सामने कॉम्पिटिशन नहीं कर पाया है इंडियन इंडस्ट्री। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। And 3, which of these was not a cause for the decline of the traditional industries in India during British rule?
ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इंडिया का ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो डिक्लाइन होने का क्या कारण, इसमें से जो उसका कारण नहीं है उसी को बताना है। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रनेज, रॉयल पैट्रनेज मतलब उस समय का राजा लोग इस तरह का जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को या क्राफ्टमैन को अपना दरबार में बुला करके पैट्रनेज करते थे, वो लॉस हुआ है ब्रिटिश रूल के समय में, ये एक रीज़न है ना। बी, लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट, बाहरी मार्केट का लॉस, ये भी एक रीज़न है, ये भी सही है। द ब्रिटिश मूव्ड ऑल देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, ब्रिटिश लोग अपना सारा फैक्ट्रीज ब्रिटेन से इंडिया में लाया है, ये आंसर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी ये है ये क्वेश्चन का राइट आंसर। देन 4, व्हाई डिड द ब्रिटिश स्टार्ट बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज अक्रॉस इंडिया, इंडिया में रोड्स एंड रेलवे ये बनाना क्यों शुरू किया है ब्रिटिश। ऑप्शन ये, दे वांटेड टू हेल्प इंडिया टू डेवलप इनटू एन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन, ब्रिटेन ये चाहते थे इंडिया को एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, गलत आंसर है। दे वांटेड टू यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया बाय ओपनिंग वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, उन लोग इंडिया का पीपल के बीच में यूनिटी लाना चाहते थे, ये भी गलत है। दे नीडेड टू लिंक द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल विद द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड द प्लेसेस ऑफ द कंजप्शन, लोग को रॉ मटेरियल्स ले जाने के लिए जहाँ पर रॉ मटेरियल्स मिलता है वहाँ से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स द फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल्स ले जाने के लिए, और वो फैक्ट्री में जो चीज़ का प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्ट्स वहाँ से लेकर के मार्केट में ले जाने के लिए, इसी के लिए उन लोगों ने रोड्स एंड रेलवे बनाया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। देन 5, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश, इंडिया में सबसे पहला कॉटन मिल एस्टैब्लिश किया है, ऑप्शन ए, इन बॉम्बे बाई होवासजी नानाबाई, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। देन 6, द जूट इंडस्ट्री वाज लोकलाइज्ड अराउंड, इंडिया में जूट इंडस्ट्री वो कौन सा सिटी से बगल में था, ऑप्शन ए बॉम्बे, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी मद्रास, वो भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी कानपुर, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी द कलकत्ता, दिस इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज ऑफ फाउंडेड, इसमें से कौन सा जगह में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्थापना किया था। ऑप्शन ए छोलापुर, गलत है। ऑप्शन बी नागपुर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बोकारो, ये भी गलत है। ऑप्शन डी जमशेदपुर, दिस इज द राइट आंसर। देन 8, इंडिगो वाज द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द, इंडिगो इसमें से कौन सा इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल है, स्टील इंडस्ट्री का नहीं है। ऑप्शन बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इंडिगो वो क्या है, एक डाई है ना, इट इज अ डाई यूज्ड फॉर गिविंग कलर्स इन द क्लॉथ, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। देन बी फिल इन द ब्लैंक्स। 1, होवासजी नानाबाई सेट अप द फर्स्ट कॉटन मिल एट ना, होवासजी नानाबाई इंडिया का सबसे पहला कॉटन मिल वो उसका स्थापना किया था एट बॉम्बे में, बॉम्बे। 2, डैश वाज ए मेजर सेंटर फॉर द जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री का एक मेजर सेंटर वो कौन सा जगह था, कलकत्ता। सी, द ब्रिटिश स्टार्टेड डैश प्लांटेशंस इन आसाम एंड बंगाल, ब्रिटिश लोग आसाम और बंगाल में कौन सा प्लांटेशन को स्टार्ट किया है, क्या प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन। 4, जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द स्टील प्लांट एट डैश इन बिहार, जमशेदजी टाटा अपना स्टील प्लांट बिहार का कौन सा जगह में स्टार्ट किया है, जमशेदपुर में। द फेमेन कमीशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, द फेमेन कमीशन का स्थापना किया था 1880 में, 1880, 1880 में। सी, राइट ट्रू और फॉल्स। 1, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज ए मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया एक क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का एक मेजर सेंटर था, तो ट्रू है। द इंडिगो प्लांट इज यूज्ड इन मेकिंग ए डाई फॉर टेक्सटाइल, इंडिगो प्लांट टेक्सटाइल के लिए डाई बनाने के लिए यूज करते थे, वो भी ट्रू है। द कूर्ग बिकेम वेल नोन फॉर इट्स टी प्लांटेशन, द कूर्ग टी प्लांटेशन के लिए बहुत वेल नोन था, वो गलत है, क्योंकि कूर्ग में वहाँ पर टी प्लांटेशन नहीं, फिर क्या प्लांटेशन था, तो कॉफी प्लांटेशन ज्यादा था, इसलिए ये फॉल्स है। द कोल माइंस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
कोल माइंस से बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब जगह में स्टार्ट किए थे, वो ट्रू है। मिस्टर डी match the column A with column B. Column A, Manchester. Manchester can be matched with half of factory production, क्योंकि उसी समय में जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे या ब्रिटिश में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था, उस समय मैनचेस्टर जो एरिया है इंग्लैंड का, वही में था बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्री ये सब ये मैनचेस्टर में थे। तो लगभग इंग्लैंड का उस समय का टोटल प्रोडक्शन का आधा भी ये मैनचेस्टर से होते थे। देन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइज्ड, इट इज़ मैच्ड विथ सी डी इंडस्ट्रियलाइज्ड, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया। देन नेक्स्ट कांजीपुरम, इट इज़ रिनाउंड फॉर टेक्सटाइल्स, ऑप्शन ए, क्योंकि ये कांजीपुरम एक जगह है इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया का एक जगह है यहाँ पर टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये कांजीपुरम इट इज़ रिनाउंड फॉर टेक्सटाइल्स। इंडिगो इज ए प्लांटेशन क्रॉप, ऑप्शन बी, इंडिगो ऑप्शन बी, ए प्लांटेशन क्रॉप। ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट वर द मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पहले इंडिया में से बाहर भेजने वाला मेजर एक्सपोर्टिंग मटीरियल्स वो क्या क्या था? इसका आंसर यहाँ पर है, द मेन एक्सपोर्ट इन द 17th सेंचुरी वेयर, वहाँ से लेकर के एंड अदर स्पाइसेस तक। सेकंड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन ऑन इंडिया? ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो इंडिया में उसका इम्पैक्ट क्या था? इसका आंसर ये लिखना है, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ से लेकर के इंडियन मार्केट्स तक लेना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द फेमेन कमीशन सेटअप इन 1880? 1880 में जो फेमेन कमीशन का स्थापना किया था उसका क्या रिकमेंडेशन था, उसका क्या सुझाव था? इसका आंसर यहाँ पर, द फेमेन कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया as this would reduce the pressure on agriculture, ये लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडियन इंडस्ट्री? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट डाला है? इसका आंसर, ड्यूरिंग व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वहाँ से लेकर के स्टार्ट फैक्ट्रीज इन इंडिया, यहाँ तक लेना। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, डिटेल में लेना है। डिस्क्राइब हाउ ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ब्रिटिश रूल इंडियन इंडस्ट्री को डिक्लाइन करने में ब्रिटिश रूल का वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो कैसे ब्रिटिश रूल इंडियन इंडस्ट्री का डिक्लाइन का एक रीज़न बना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना। का आंसर, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, साइटिंग एनी टू इंडस्ट्रीज एज एग्जाम। ब्रिटिश का पीरियड में इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कैसे हुआ है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। टू इंडस्ट्रीज, उस तरह का टू इंडस्ट्रीज के बारे में एग्जाम्पल में उसके बारे में भी लिखना है। इसका आंसर, नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया? इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रिजल्ट हुआ है? इसका आंसर यहाँ लिखना है, एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, ऐसा लिखने के बाद आर्टिसन वहाँ से लेकर के वेंड इट टू देम तक। नेक्स्ट, हाउ डिड मशीन बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट इन इंडिया? इंडिया में मशीन बेस्ड इंडस्ट्री ये कैसे स्टार्ट हुआ है? इसका आंसर,
Then next activity. An idea to think and act. Be artistic. Design a chikankari sari of Lucknow and a silk sari of Kanchipuram. Then color it properly. एक चिकनकारी साड़ी लखनऊ वाला और एक सिल्क साड़ी कांचीपुरम, ये दोनों का डिजाइनिंग करना है, डिजाइन बनाना है एंड उसको अच्छी तरीक़ा से रंग भी देना चाहिए. मैप वर्क. an outline map of India. Locate and label the industries founded in India. इंडिया में इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है उसका लोकेशन, उसको ढूंढ करके लेबल करना है. वो क्या क्या इंडस्ट्रीज है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो कहाँ कहाँ है उसका लोकेशन को इंडिया का आउटलाइन मैप में इंडिकेट करना है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है उसका लोकेशन को भी इंडिकेट करना है. द क्रॉप इंडस्ट्रीज कहाँ का है उसको भी इंडिया का मैप में इंडिकेट करना चाहिए. देन a PPT means PowerPoint presentation. Show how the traditional skill work for the local markets during this early phase of East India route. How the traditional skill works for the local market. Local markets के लिए उस समय का ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैन है उन लोग का स्किल वर्क वो कैसा था, मतलब लोकल मार्केट में आने वाला इंडिया का ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन का जो प्रोडक्ट वो ट्रेडिशनल वर्क वो ईस्ट इंडिया रूल का या ब्रिटिश रूल का अर्ली स्टेज में, मतलब ब्रिटिश रूल का स्टार्टिंग में इंडिया में उस तरह का वो ट्रेडिशनल स्किल वर्कर्स का वो क्राफ्ट उसके बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है. द नेक्स्ट डिबेट, वो हम लोग स्कूल खुलने के बाद वो स्कूल में करेगा. नेक्स्ट ए पिक्चर स्टडी. लुक अप द पिक्चर केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग. ये पिक्चर देखिए, इसको देख करके ये दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए. व्हेन डिड द मशीन इन्वेंट. ये मशीन क्या है इसको अच्छी तरीके से देखिए. ये मशीन का आविष्कार कब हुआ है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मशीन. ये मशीन का नाम क्या है. एंड व्हाट वाज द पर्पस. ये मशीन का क्या पर्पस है, ये किस लिए यूज करता है. इतना चीज का आंसर आप लोग को ये पिक्चर से, ये पिक्चर वाला ये मशीन के बारे में लिखना है. फोर्थ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंग्लैंड टू मच बट इंडिया वाज लीस्ट बेनिफिशियरी. ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट्स हुआ है, लेकिन इंडिया को बहुत कम हुआ है. ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ डिस्क्राइब करके उसका आंसर बोलना है. द नेक्स्ट, लाइफ स्किल इमोशन. वाई द पीपल फॉर डोमेस्टिक हेल्प आर नॉट ट्रीटेड वेल. ना ये एक इम्पोर्टेंट एक बात है. जो हम लोग का घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए आने वाला लोगों के साथ अच्छी तरीक़ा से उन लोग के साथ जो बातचीत या व्यवहार नहीं होता है उसका क्या रीज़न है. दे आर अंडर प्रिविलेज्ड. ना उन लोग को जितना मान सम्मान या जितना विशेष अधिकार उन लोग को मिलना चाहिए वो सब उन लोग को नहीं मिलता है. स्टार्ट ए कैंपेन मेकिंग द टाइटल डिग्निटी ऑफ लेबर. एक कैंपेन को स्टार्ट कीजिए जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब हर काम को उसका अपना एक वैल्यू होता है, हर काम क्या भी होता है रेस्पेक्टेबल है. इसके बारे में या ये बात को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए एक कैंपेन कंडक्ट कर. इन दिस कैंपेन वन डे मील इन ए वीक शुड बी कुक्ड बाय द डोमेस्टिक मास्टर्स एंड फीड दम फ्रेंडली. ये कैंपेन में ये करना चाहिए, अपना घर में जो अलग अलग काम करने के लिए बाहर से आने वाला जो लोग है, मतलब जो अपना घर में डोमेस्टिक हेल्प के लिए जो आता है उन लोग को कम से कम एक दिन, एक सप्ताह में एक दिन अपना हाथों से खाना बना के उन लोग को खिलाना. बाकी रोज़ का दिन उन लोग हम लोग के लिए क्या बनाते होंगे, उन लोग हम लोग का खाना उन लोग बना के हम लोग को खिलाते होंगे. तो सप्ताह में एक दिन एक बार उन लोग का खाना हम लोग अपना हाथों से बना के खिलाना चाहिए. ये भी एक अच्छा एक आइडिया है. द नेक्स्ट, वेब गाइड. ये 3 वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है. ये तीनों वेबसाइट्स ओपन करके देखिए इंटरनेट में, इसमें से क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता है वो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए. ये चैप्टर में इतना ही है. जो बुक लिया है उन लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर बुक में कीजिए,
जिसके पास बुक नहीं है उन लोग ऑब्जेक्टिव और सारा क्वेश्चन आंसर सब एसएस का फेयर कॉपी में लिखना है, उसको याद भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू।